18वीं सदी का बंगाल भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली प्रांत था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान जैसे नवाबों ने इसे एक स्वतंत्र और आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बना दिया था। यहाँ से रेशम, सूती कपड़े और मसालों का दुनिया भर में निर्यात होता था। लेकिन बंगाल की यही सोने की चिड़िया वाली छवि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में खटकने लगी, जो यहाँ के व्यापार पर अपना एक अधिकार चाहती थी। यही से शुरू होती है टकराव की शुरुआत, मतलब कि दस्तक का काला खेल। संघर्ष की नींव 1707 के उस शाही फरमान में छिपी थी, जिसने कंपनी को कर मुक्त व्यापार मतलब कि दस्तक का अधिकार दिया था। लेकिन कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे और इसे भारतीय व्यापारियों को भी अवैध रूप से बेचने लगे। जब नवाब सिराजुद्दौला ने इस खुली धोखाधड़ी और बंगाल के राजकोष को हो रहे नुकसान का कड़ा विरोध किया, तो युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। यही से शुरू होती है अपमान, किलाबंदी और ब्लैक होल का रहस्य। नवाब की संप्रभुता को तब सीधी चुनौती दी गई जब अंग्रेजों ने कलकत्ता की अवैध किलाबंदी शुरू कर दी और नवाब के आदेशों को ठेंगा दिखाया। सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक पर ना तो कोई सम्मान भेजा गया, ना ही कोई नजराना। जवाब में नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर हमला कर उसे जीत लिया। इसी दौरान ब्लैक होल की चर्चित घटना हुई, जिसे आधुनिक इतिहासकार अक्सर एक ब्रिटिश मिथक मानते हैं, जिसका उद्देश्य नवाब को क्रूर साबित कर भविष्य के युद्ध को सही ठहराना था। आगे चर्चा करेंगे कलायू का महाषड्यंत्र। जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से वापस लौटा, तो उसने तलवार से ज्यादा अपनी चालों का इस्तेमाल किया। उसने नवाब के अपनों के बीच की गद्दारी का बीज बोया, जैसे कि मीर जाफर, जो कि नवाब का प्रधान सेनापति था, इसे बंगाल की गद्दी का लालच दिया गया। राय दुर्लभ नवाब का सैन्य दीवान थे, जिसने ऐन वक्त पर धोखा दिया। अमित चंद ये वो बिचौलिया है जिसने पूरे सौदे की मध्यस्थता की, लेकिन अंत में कलायू ने इसे भी धोखा दे दिया। इनके बीच एक गुप्त संधि हुई, जहां बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया गया। समय था 23 जून 1757। प्लासी का मैदान। यह युद्ध नहीं, एक छलावा था। प्लासी के मैदान में नवाब की 50,000 की विशाल सेना कलायू के मात्र 3,000 सैनिकों के सामने खड़ी थी। लेकिन इतिहास गवाह है, नवाब के 45,000 सैनिक मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि मीर जाफर और राय दुर्लभ ने हथियार ही नहीं उठाए। केवल मीर मदान और मोहन लाल के नेतृत्व वाली एक छोटी टुकड़ी ने वफादारी से लड़ाई लड़ी। मीर मदान की मृत्यु ने नवाब को हताश कर दिया और मीर जाफर की झूठी सलाह मानकर जैसे ही नवाब पीछे हटे, पूरी सेना में भगदड़ मच गई। सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मार दिया गया और भारत के मध्यकाल का अंत हो गया। यही से स्टार्ट होता है आर्थिक लूट और धन का निकासी का आरंभ। युद्ध के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया, जो केवल अंग्रेजों के लिए एक स्वर्ण की बोरी बनकर रह गया। कलायू और अन्य अधिकारियों ने लाखों रुपए और 24 परगना की जमींदारी उपहार के रूप में ली। बंगाल के अपार राजस्व का उपयोग भारतीय सामान खरीदने और उसे यूरोप में बेचने के लिए किया गया, जिसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को वित्त पोषित किया। भारतीय उद्योगों का विनाश किया गया, मतलब कि ब्रिटिश एकाधिकार ने अस्थायी बुनकरों को औने पौने दामों पर माल बेचने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारत का सदियों पुराना हस्तशिल्प बर्बाद हो गया। प्लासी केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक व्यापारी सौदा था। इसने अंग्रेजों को बंगाल के राजस्व के दम पर एक विशाल सेना खड़ी करने की ताकत दी, जिससे बाद में उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। के.एम. पनिकर के शब्दों में, ये 200 वर्षों का गुलामी का वो प्रवेश द्वार था जिसने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बेड़ियों में जकड़ दिया।